नमस्कार दोस्तों। मिस्टर से रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं अर्नम शेख का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है टेस्ला इन इंडिया, भारतीय युवाओं में खुशियों की लहर, मिलेगी हजार नौकरियां। वाह अर्नम शेख, वाह वाह। अर्नम जी क्या शायर लिखे हो यार। अभी मैं अभी देख रहा हूँ निम्रा का वीडियो में भी ऐसा शायरी जैसा एक कविता जैसा लिख के आ रहा है टाइटल में। आपका में भी कविता जैसा लिख के आ रहा है। बात क्या है? आपको ये टाइटल देता कौन है? खैर, वो तो टाइटल कौन देता है क्या नहीं वो आपको पता होगा। चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज 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 मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। नाम आपका नाम? मेरा नाम उमेर हसन है। उमैर हसन करते क्या हो? मैं बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा उमैर हसन, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे। टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बहरहाल पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है। वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चले हैं या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं, क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर और इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है बनिस्बत। आज जो इंटरनेशनल अरीना है वो चेंज हो चुका है। आज उसके जो डायने मतलब मैं यहाँ पे एक थोड़ा वीडियो रोकना चाहता हूँ। ये जो भाई बोल रहा है कि पाकिस्तान ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। अच्छा, मतलब हाँ वो भी बात सही है क्योंकि तुम्हारा वहाँ जब भी पहले से भी जितना भी तुम्हारा कौन जितना भी राजा है कि वो जो सरदार सरदार तो नहीं, क्या बोलते हैं उनको, जो इन्वेंटर होते थे वो क्या दूसरे को सत्ता पलट करके खुद बनते थे, ऐसा करते थे। तुम्हारा पाकिस्तान में भी वही चल रहा है। अभी 70 साल 75 साल हो गया, कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म फुल नहीं कर रहा। अपना टर्म 5 5 साल का होता है। 2 साल 3 साल में उसके सत्ता पलट के दूसरा हो जाता है। ये तो बात सही है। जो अपना जो ट्रेडिशनल है उसी हिसाब सब चल रहे हैं। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते डायमेंशन हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज आप जाएं बाहर वेस्ट में, अमेरिका में, आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अगर हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए तो वो पहले यही सोचेगा पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट क्यों करूँ। अभी देखो ना, कश्मीर के अंदर केएफसी भी तो जला दिया उन्होंने। तो भाई जब ऐसी हरकत करेंगे, जब बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज, बड़ी बड़ी बस्तियों को पूरा पूरा मतलब बिल्डिंग जला देंगे सिर्फ एक छोटी सी वजह से, तो कौन आएगा? मैम यही मसला है ना। आप एक तो आपकी सबसे बड़ी मसला है कि आपने सोशल एजुकेशन दी नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आप अगर कोई बंदा आके आज उठ के बात कर लेता है तो सारे आवाम उसके पीछे चली जाती है।
दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने लोगों की रहनुमाई करनी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और स्टेट इस रहनुमाई में बहुत ज़्यादा पीछे है, सोशल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है बनस्बत इंडिया। इंडिया ये कर रहा है कि इंडिया वेलकम कर रहा है, इंडिया ने अपने जो दरवाजे हैं खोल लिए हैं, ओपन डिप्लोमेसी कर रहा है, उसने अपनी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छे तरीके से यूज़ की है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी है, लेकिन क्या होता है कि मतलब जिसी एक पाकिस्तान का बात करो तुरंत ही घूम फिरा को हिंदुत्व में आ जाता है। अरे भाई मजहब में क्या रखा है भाई, क्या बातें वहाँ पे करे फिर यार। भी वो लोग जो एमएनसी से वो आ रही हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया इस बात को मनाने में कामयाब हो चुका है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सेफ रहेगी, लेकिन पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है इंडिया से। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर है वो डर रहा है इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। सही बात है। अगर देखो ना तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया हुआ है कि वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी। भाई वहाँ पर एक गाड़ी जो आपको कम से कम मिल जाती है वो 3 लाख रुपए में, 3.5-4 लाख रुपए में मिल जाती है, और यहाँ की भाई गाड़ी जो है वही 30 से 40 लाख के अंदर मिलती है, और बाइक वहाँ पर 20, 30, 25, 50 की मिल जाएगी। वही बाइक यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए की ऑलमोस्ट मिलेगी। तो देखो ना भाई उन्होंने अपने आप को कितना स्टेबल किया है, उन लोगों ने दुनिया को भी दिखाया और अपने आवाम को तो खुद ब खुद रिलीफ दिया है। क्या आपको लगता है कि जो हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नफरत अंगेज चीज़ों को फैला रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान, वहाँ के हिंदू, वहाँ के कश्मीरी, और जैसे आपने बोला कि वहाँ पर भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ के मुसलमान इतने ही ना खुश हैं तो भाई वहाँ रह क्यों रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है वहाँ पे? देखें, सबसे पहली बात कि इंसान किसी से भी सीख सकता है, और दुश्मन से सीखना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो अगर इसराइल डिजर्ट में रह करके भी आपसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कंट्री बन सकता है, तो क्या बात है बुराई में कि मान लेना चाहिए कि हाँ भाई इसराइल से हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं। इंडिया से अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो क्या गलत बात है उन आप तो इजराइल को एक कंट्री मानते नहीं हो ना, तो इजराइल को फॉलो कैसे करोगे? ये आप इजराइल को फॉलो करें मतलब आप इजराइल को मानते हो एक कंट्री है करके, मानते हो ना? चीज़ों को सीखने के लिए हम भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप बात करती हैं ना एक्सट्रीमिज़म की और इनकी भी, नो डाउट माइनॉरिटीज़ हर सोसाइटी में पोलराइज रही हैं। वहाँ के मुस्लिम के लिए अलग इश्यूज़ हैं, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख के लिए अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में ये है कि आपकी एटलीस्ट आवाम बात करती है, आपकी आवाम पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपका पब्लिक ओपिनियन इतने लेवल पे मैटर नहीं करता, क्योंकि एक तो आवाम की भी गलती है, उन्होंने आप सोशल एजुकेशन नहीं हासिल की, और स्टेट की भी कहीं ना कहीं हद तक गलती है कि आवाम को सोशल एजुकेशन से थोड़ा सा दूर रखा गया। सही बात है। आप थोड़ा सा इधर आओ, आपसे बात करती हूँ। पढ़ते हो आप? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइएगा, जिस तरह से भाई की बातें आपने सुनी है, एलोन मस्क जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, भाई दुनिया की हर इन्वेस्टमेंट जो वो इंडिया के अंदर जा रही है, और इंडिया जो है वो आने वाले एशिया का सुपर पावर नज़र आ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हो और क्या फ्यूचर देख रहे हो? अच्छा, अगर इंडिया का फ्यूचर देखा जाए तो वो आजकल जो है ना, इंडिया में जो बेसिक चीज़ है उधर पॉलिटिकल कल्चर प्रिवेल करता है। दूसरी बात है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इधर सबसे मेन मसला जो है ना, वो मतलब आपकी जो पॉलिटिकल कल्चर है, हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है। अगर हम आवाम में देखा जाए, अगर हम इंडिया के देखा जाए तो इधर डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रिवेल्स करती है, इधर बिल्कुल डेमोक्रेटिक कल्चर है नहीं। दूसरा ये कि इधर कंसिस्टेंसी नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। एक गवर्नमेंट आता है तो एक पॉलिसी मतलब फॉलो करती है, दूसरा गवर्नमेंट आता है दूसरा पॉलिसी फॉलो करता है। तीसरा ये है कि इधर हमारा जो है ना, अगर हम टेररिज्म की वेव को देखें, रोज़ बेरोज़ बढ़ रही है। मतलब अगर हम देखें तो नॉर्दर्न साइड पे बिल्कुल मतलब बहुत सीवियर सिचुएशंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मतलब बहुत से थ्रेट्स बढ़ रहे हैं हमारे बलूचिस्तान साइड पे, या तो जो इन्वेस्टर है वो डर रहे हैं इनकेस अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और यह अपना मतलब पैसा खर्च करे और बाद में हमें कुछ ना मिले, तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर है ना उस चीज़ से काफ़ी घबरा रहे हैं। इंडिया के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी को इस तरह से कंट्रोल किया है कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को 2 दिन पहले ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान का असल बिजनेस जो है वो टेररिज्म है, कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो टेररिज्म को करता है। देखो ना वो दुनिया का भाई बैठ के वो दुनिया को बता रहे हैं, हम उनका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते। अच्छा, अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो
इंडिया तो वैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर रही है, लेकिन मसला दोनों साइड पे पाया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया भी हमारे जो मुल्क में ना मतलब मुख्तलिफ इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। दूसरा एक, अगर हम पाकिस्तान की कंटेक्स में देखें तो पॉलिटिशियन को सबसे पहला काम जो करना होगा तो वो टेररिज्म पे कंट्रोल लाना होगा। इसके अलावा जो है ना अवाम में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रिवेल करना होगा। और दूसरा कि पब्लिक मैंडेट की जो है ना वो थोड़ी सी कदर करनी होगी। तो तब ये चीज़ें मतलब अगर इंडिया मेजर पावर की तरफ बढ़ रही है, सुपर पावर की तरफ बढ़ रही है, तो हम इससे भी कहीं दूर नहीं है। क्योंकि इंडिया जो था 90s के सदी में जिस सिचुएशन से हम मतलब गुजर रहे हैं, तो इंडिया भी सिचुएशन थी 1990s में गुजर रही थी। वो भी IMF की जो है ना लॉन्स ले रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर से इन्वेस्ट किए। अगर हम भी लॉन्स ले रहे मतलब IMF से मतलब कर्ज ले रहे वगैरह ले रहे, तो हमें भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें, तो हम भी इंडिया की तरफ एक मेजर पावर, एक सुपर पावर बन सकते हैं। इंडिया ने एक टाइम हो गया है IMF को छोड़ दिया, बाय बाय कह दिया, कोई कर्जा नहीं लेता। हाँ, इसमें फैक्टर है ना, जैसे कि वो स्टेट बैंक का एक पुराना गवर्नर इशरत हुसैन, वो कहता है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, कि इंडिया जो है ना जिस तरह मतलब मुख्तलिफ बहुत से ममालिक, इंडिया के अलावा और भी ममालिक IMF से कर्जे लेते हैं, लेकिन इसको जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है मतलब कि वो किस तरह कर्ज को मैनेज करता है, मतलब जो डेप्थ आता है इसको मतलब किस तरह मैनेज करते हैं। अगर हम इधर देखें तो इधर प्रॉपर तरीके से या तो इन्वेस्ट नहीं होते, या इन्वेस्ट होते तो मतलब प्रोटोकॉल कल्चर में इन्वेस्ट होता है, या किसी और मतलब ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सस्टेनेबल जो है ना देखना चाहिए कि किस चीज़ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकती है। तो इस बेस पर अगर हम चले तो हम भी मतलब उम्मीद है कि फ्यूचर में IMF के लान पे मतलब जो है ना वो रिलाई ना करे और अपना एक इकोनॉमी प्रिवेल करे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दुनिया जो है एक मतलब उभरती हुई ताकत को इंडिया को देख रही है, तारीफ कर रही है, प्रेस कर रही है कि भाई इनसे एक तो फ़ायदे लो, दूसरा इनकी इकोनॉमी जो है वो तो अब चलने ही वाली है, ये नहीं रुकने वाली, क्या हमें भी सीखना चाहिए वही लर्न फ्रॉम इंडिया, या फिर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को देखा जाए तो इंडिया अगर ग्रेट पावर जो है ना इंडिया को सपोर्ट कर रही है, तो इसकी बेसिक वजह तो एक इंडिया की जो आजकल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, मतलब कि चाइना की कंटेनमेंट के लिए ज़्यादातर इसकी सपोर्ट हो रही है। दूसरा बात यह है कि मतलब हम इंडिया के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए या नहीं। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि ये तो मतलब सबको पता है कि इंडिया के साथ हमारे कुछ इशूज़ पे मसले चल रहे हैं, जैसे कश्मीर इशू है, जैसे कि उधर के मतलब वो कह रहे कि उधर खालिस्तान ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है, या बलूचिस्तान में बलूच को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये मसले तो चल रहे हैं, लेकिन हमने जो है ना ट्रेड को बैलेंस रखना चाहिए, हमें ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। रिसेंटली हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने जो है ना जो अफगानिस्तान में एक रिसेंट स्ट्राइक भी किया, और इसके अलावा जो है ना उसके साथ रिसेंटली उसकी एक मीटिंग भी हुई इकनॉमिक पॉलिसी के बेस पे। तो अगर ये पॉलिसी हम इंडिया में भी अप्लाई करें, मतलब उसके साथ भी ऐसा हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि मतलब हम फ्यूचर में कोऑपरेटिवली रह सकते हैं, जिस तरह चाइना और इंडिया कर रहे हैं आजकल। अभी देखो ना, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया, उनको कोई मज़हब से, उनको कोई हिंदू मुस्लिम से लेन देन नहीं। वो कहते हैं कि भाई इकोनॉमी पे ये टाइम है काम करने का, मज़हब जो है वो एक अलग चीज़ है, उसका जो एक फैक्टर है वो अल्लाह के साथ है, और अल्लाह मज़हब जो है उसे ना कभी छोड़ा जा सकता, ना कभी किसी और चीज़ से डिनाई किया जा सकता, लेकिन इकोनॉमी पे काम करके ही सर्वाइव किया जा सकता। बांग्लादेश ने कभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा, बांग्लादेश के PM ने, अगर इंडिया को बुरा कहा, इंडिया की पॉलिसीज़ को बुरा कहा, तो तुम्हारी बहन बेटियों की साड़ियाँ जला देंगे। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडिया को इतना अच्छा वो समझ रहे हैं। नहीं अर्नब जी, आप थोड़ा जो स्टेटमेंट गलत बोल रहे हो उनको सही चीज बताइए ना। जब बांग्लादेश का जो उसके विपक्ष पार्टी ऐसे वो इंडिया को बाइकआउट कर रहे थे, तो शेख हसीना जी ने बोला है इंडिया को बाइकआउट करना है तो अपने अपने बीवियों का दाढ़ी जलाने के लिए तैयार रहो। क्यों ये बात बोला कि हमारा जितना भी हैंडलूम है, मैक्सिमम कॉटन का जो साड़ी है वो इंडिया का ही है। इसीलिए मेन जो ये होता है ना, जो एक औरत का जो पहनने का लिबास क्या साड़ी होता है, साड़ी होता है ना। तो इसी हवाले से शेख हसीना जी ने ये किया है। जो हमारा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर विजय शेख हसीना, वो ये बात बोला है विपक्ष को। ठीक है, ये सच्चाई है। चलो फिर। इंडिया जो है ना, अगर हम रिलीजन को देखें तो फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन्स को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ना ये नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। और अगर हम नेशनल इंटरेस्ट देखें तो फिर उसमें जो रिलीजन है या मतलब रिलीजियस वैल्यूज़ है, मतलब अगर आपकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है तो आप अपने रिलीजन को भी फॉलो करें, अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करें, लेकिन इसको फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा सा दूर रखें। इनकेस अगर हम इसको एंटर करते तो फिर मतलब हमारा जो मेन गोल है वो हम अचीव करने में जो है ना फेल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच।
वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, ये जो मैं इसी लड़का का वीडियो देख रहा था। देखो, फॉरेन पॉलिसी और जो भी तो एक पढ़ा लिखा, आज का जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था हर जगह में, ठीक है, हर जगह में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का टाइम हो गया है। अभी पाकिस्तान का बच्चा जो जो पढ़ लिख रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है, वो देखता है कि इंडिया का डेवलप क्या है। जो तो जाहिल है, जाहिल है, उनको तुम जितना भी बोल लो, वो कभी मानेंगे नहीं कि इंडिया का डेवलपमेंट ऐसा हुआ है, ठीक है। ये जो भाई, लेकिन एक चीज, इससे दो लड़के थे, जो पहले जो लड़का बात कर रहा था, वो थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा था, हर चीज में हिंदुत्व घुसा रहा था। अरे भाई, बड़ी माइशत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमी मैन पावर ज्यादा है, बड़ी मार्केट बोल रहे हो। तुम्हारा कंट्री भी तो इंडिया का चौथा, पांचवा नंबर पे आता है ना पॉपुलेशन में, बड़ी से, माने पॉपुलेशन के हिसाब से 5 नंबर में आता है कि नहीं? वो पॉपुलेशन के हिसाब से बिजनेस नहीं होता है। आपके वहाँ हर एक दिन बम फूट रहा है। आपके वहाँ अभी एक जो सुबह गवर्नमेंट है, तो शाम को कौन हो जाएगा उसका भी पता नहीं है। डेली डेली टेरर अटैक हो रहा है, डेली डेली मस्जिद में बम हो रहा है। तो ये सब चीज के देखने के बाद कौन सा कंपनी तुम्हारा वहाँ इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करना ही, कौन सा इन्वेस्टर क्यों आएगा? यही बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा था, और जो सेकंड में जो भाई बात कर रहा था, और पाकिस्तानी लड़का जो, वो लॉजिकल थोड़ा बात कर रहा था उसको, क्योंकि मतलब मुझे लगता है वो थोड़ा अपडेटेड है आज का न्यूज़ के हिसाब से, आजकल करने की न्यूज़ के हिसाब से अपडेटेड है, इसलिए सब बात कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी रिएक्शन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों चलो अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपके साथ मिलना होगा एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।